क्या संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं उनके साथियों के विरुद्ध एफआईआर हो गई है? यह संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे देश भर में या देशव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। तो इन दोनों ही मुद्दों को हम ब्रीफ करना चाहेंगे। आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में संविधान खतरे में है या संविधान को बचाने का भरपूर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, या भारत के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिलाने का, भारत के नागरिकों को जो उनके मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को, उन मौलिक अधिकारों को दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो एसआईआर बेसिकली, एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब पुनर्गहन परीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब, विशेष गहन पुनरीक्षण में सरकार या चुनाव आयोग ने ये तय किया कि हमें ये पता चलना चाहिए कि भारत का ओरिजिनल वोटर है कौन। हमें एसआईआर के माध्यम से भारत के ओरिजिनल वोटर्स और उन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल करने हैं जिनके किसी वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस की वजह से, किसी वजह से उनके नाम लिस्ट से अगर हटा दिए गए हैं, पॉलिटिकल द्वेष के चलते या किसी और वजह से, तो उनके नाम उस जो चुनाव सूची है उसमें लिस्ट हो सके, सूचीबद्ध हो सके। बेसिकली इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। और इसके साथ साथ जो भारत की सीमाओं की बाउंड्री तोड़ करके, बाउंड्री से छुप छुपा करके जो भारत में विदेशी नागरिक एंटर कराते हैं, घुसपैठिए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर वो रियल में भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भारत से बाहर निकालने का की प्रक्रिया की जाए। बेसिकली ये है हमारी सरकार का या चुनाव आयोग का एक जो है प्रोग्राम एसआईआर। अब इसी में बहुत सारे विपक्षी दलों की में हाहाकार मचा हुआ है, और उनके हाहाकार की वजह यह है कि समवेयर, मैं विपक्षी दलों का ही नहीं कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा करेक्ट ये करना चाहूंगा, हो सकता है इसमें सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता रहे हों जो अपने मतलब के वोटर्स को कहीं बाहर से भी बुला लेते हों। तो सवाल इस बात का है कि वोटर्स जो भारत का है वो रियल वोटर है, भारत का ही नागरिक है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने इसको आधार कार्ड को नागरिकता का आधार मान लिया। जो भारत सरकार द्वारा एक आधार कार्ड बनाया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको यूआईडी नंबर है, वो बेसिकली ये पहचान तो बताता है कि यू आर सो एंड सो। ये पहचान बताता है कि प्रेजेंटली यू आर रिजाइडिंग ऑन सो एंड सो एड्रेस, या आप यहां के रहने वाले हैं या यहां पर रहते हैं अमुक जगह पे। और उस आधार के बिहाफ पर आप पूरे भारत की विद इन इंडियन टेरिटरी, जो कि अंडर आर्टिकल 19 ये राइट भी देता है, लेकिन किसको देता है? भारत के नागरिकों को राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें भारत के नागरिकों का ये राइट है कि वो पूरे भारत में कहीं भी रहे, कहीं भी बसे, कहीं भी अपनी शिक्षा दीक्षा ले, कहीं भी व्यापार करें। लेकिन ये यूआईडी नंबर जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड का होना और वोटिंग लिस्ट में वोटर्स के तौर पर उसका नाम होना, या उस किसी, अगर बच्चा जो है माइनर भी है, कोई व्यक्ति माइनर है तो भी भारत का नागरिक है। लेकिन वो नागरिक किस तरह से है कि भारत में उसके माता पिता, उसके पूर्वज भारत के रहे हों,
या अगर उनमें से कोई बाहर का भी है तो कम से कम माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, देन वो भारत का नागरिक है, अदरवाइज भारत का नागरिक नहीं। अब यहां पर कुछ लोगों का मत यह है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, उसका घर है, तो वो भारत का नागरिक है। तो आधार कार्ड, चूंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार तो इस हद तक है कि किसी भी विदेशी नागरिक का आधार कार्ड भी बन जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, इवन देन पाकिस्तान से घुसपैठिए आ जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड बन जाता है, इवन देन बांग्लादेश से आ जाते हैं, अफगानिस्तान से आ जाते हैं, विदेशी नागरिक भी आ जाते हैं, और यहां तक कि आतंकवादियों के भी आधार कार्ड बन जाते हैं। और इसलिए आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। ये पूरे देश को समझना होगा कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार उसके मूल से है, उसके वंशज से है, पीढ़ी दर पीढ़ी से है, और साथ ही उसके वोटिंग लिस्ट से है। अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर कोई भारत में, भारत की सीमाओं को तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके भारत में आया है विदाउट वीजा, विदाउट वैलिड पासपोर्ट, तो इन दैन जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। वो उसको घुसपैठिया है और उसके साथ घुसपैठिए के जैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, और ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। और चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का या किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए चुनाव आयोग के मामले में। एसआईआर की प्रक्रिया में अब यह कहा जा रहा है कि भाई बीएलओ की सुसाइड हो रही है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, तो बीएलओ के सुसाइड से और एसआईआर से ये कनेक्शन समझ में नहीं आता है। कम से कम विपक्ष का सवाल सही होना चाहिए, क्वेश्चन तो सही करो। आप ये कह सकते थे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो आपने कर रहे हैं या सरकार कर रही है, चुनाव आयोग कर रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा इसमें समय और दिया जाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन एसआईआर को गलत कहना ये समझ में नहीं आता। एसआईआर से संविधान खतरे में पड़ जाता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब अगर एसआईआर करवाने से संविधान खतरे में पड़ जाता है या किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति के जो है एनकाउंटर करने पर संविधान खतरे में पड़ जाता है, या किसी आतंकी को आतंकी कहना संविधान खतरे में पड़ जाता है। अब सवाल इस बात का है कि अभी हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, इन बहुत सारे नाम आए और बहुत इनके यहां विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। अब अगर डॉक्टर मुजम्मिल का नाम ले दिया तो संविधान खतरे में चला गया। अरे भाई, जब उस आतंकवादी गतिविधि में, बम ब्लास्ट में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अगर शामिल ही रही हैं, तो डॉक्टर मुजम्मिल को डॉक्टर मुजम्मिल ना कहा जाए, डॉक्टर शाहीन को डॉक्टर शाहीन ना कहा जाए। अरे जो है उसको वही तो कहा जाएगा। तो यहां कैसे संविधान खतरे में आ जाता है? अगर स्टोन पेल्टर्स के अगेंस्ट सरकार या सेना कोई कार्रवाई करे तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो संविधान खतरे में कब नहीं आता है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। क्या अगर डॉक्टर मुजम्मिल को कुछ और कहा जाए, संविधान खतरे में नहीं आएगा? आतंकवादी एक्ट को, जो टेररिस्ट एक्ट है, उसको टेररिस्ट एक्ट ना कहा जाए, तब संविधान खतरे में नहीं आएगा। अरे जो टेररिस्ट एक्ट है उसको टेररिस्ट एक्ट ही कहा जाएगा, जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट ही कहा जाएगा, जो उसका नाम है उसको उसी के नाम से बुलाया जाएगा, उसी के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहां संविधान कैसे खतरे में आ रहा है? लोकतंत्र की भी हत्या हो जाती है।
3 अक्टूबर 2025 को एफआईआर, चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके करीबियों के विरुद्ध, उनकी कंपनी यंग इंडियन के विरुद्ध हुई, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। बहुत सारी कंपनियों के विरुद्ध भारत में बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, इकोनॉमिक विंग्स के द्वारा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा, आर्थिक अपराध के द्वारा, ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा बहुत सारी जांच होती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तब जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन चूंकि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के विरुद्ध अगर ये सारे एविडेंस आर्थिक अपराध शाखा ने पाए और इनके विरुद्ध एक नई एफआईआर दर्ज कर दी, और वो भी एफआईआर भी किस उसमें दर्ज की 403, 406 और 420, 120 बी आईपीसी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एफआईआर आर्थिक अपराध शाखा ने लिखी तो जरूर है, नई एफआईआर लिखी है, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा से भी एक बड़ी गलती हो गई है। और वो बड़ी गलती ये हो गई है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर 406, 420 एक ही टाइम में एक ही एफआईआर में नहीं हो सकती हैं। ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं लग सकती हैं, और शायद इसका लाभ जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर आर्थिक अपराध शाखा से एक चूक हुई है। 406, 420 दोनों सेक्शन एक साथ नहीं लग सकते हैं। क्योंकि तो यहां पर लोकतंत्र खतरे में है। सवाल इस बात का है, जानना यह है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि ये यंग इंडिया जो कंपनी है, जिसकी स्थापना राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 2010 में की थी, और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अर्थात जनरल सेक्रेटरी, महासचिव थे, और उस समय यंग इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। और इस पूरे स्कैम में जो नेशनल हेराल्ड नामक जो इशू चल रहा है, उस नेशनल हेराल्ड नामक इशू में, केस में इनकी यंग इंडिया कंपनी पूरी तरह से संलिप्त है। इनके इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर हुई है, एफआईआर में चार्जशीट हुई है, और अभी मामला चल रहा है। 19 दिसंबर को सुनवाई है, उससे पहले संसद में हंगामा शुरू है, और हंगामे का विषय बार बार वही है। हंगामा जो संसद में होना चाहिए, नए बिल पर होना चाहिए, किस तरह के बिल आने चाहिए, और आतंकवादी गतिविधियों से किस तरीके से भारत को और मजबूत किया जाए, सेना को और मजबूत किया जाए, देश की आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए जिससे देश में आर्थिक सुधार आए, लोग बेरोजगारी की समस्या से सुलझें, लोगों के साथ जो है शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इन समस्याओं पर अगर चर्चा होती तो मुझे लगता है कि संसद सत्र ये जो है सकारात्मक चल रहा होता। लेकिन चूंकि यहां पर एफआईआर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर हो गई है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके सिंह, अपने सिविक कैंपस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक सड़क से लेकर के संसद तक चल रहे हंगामे से फिर है। हमारा टॉपिक है आज एसआईआर, एफआईआर। एसआईआर पर भी पूरे देश में सड़क से लेकर के संसद तक चर्चा छिड़ी हुई है। और दूसरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथियों के विरुद्ध
न्यू 3 अक्टूबर 2025 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर है। इन दोनों ही मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा बरपा हो रहा है, चर्चा भी छिड़ी हुई है और समवेयर पूरे देश में समूचा विपक्ष एक सुर एक राय होकर के एक ही बात कह रहे हैं, संविधान खतरे में है। तो हमारा आज का जो चर्चा का विषय है, क्या सचमुच संविधान खतरे में है? क्या संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं उनके साथियों के विरुद्ध एफआईआर हो गई है? यह संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे देश भर में या देशव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। तो इन दोनों ही मुद्दों को हम ब्रीफ करना चाहेंगे। आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में संविधान खतरे में है या संविधान को बचाने का भरपूर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, या भारत के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिलाने का, भारत के नागरिकों को जो उनके मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को, उन मौलिक अधिकारों को दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो एसआईआर बेसिकली, एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब पुनर्गहन परीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब, विशेष गहन पुनरीक्षण में सरकार या चुनाव आयोग ने ये तय किया कि हमें ये पता चलना चाहिए कि भारत का ओरिजिनल वोटर है कौन। हमें एसआईआर के माध्यम से भारत के ओरिजिनल वोटर्स और उन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल करने हैं जिनके किसी वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या पॉलिटिकल परसिक्यूशंस की वजह से, किसी वजह से उनके नाम लिस्ट से अगर हटा दिए गए हैं पॉलिटिकल द्वेष के चलते या किसी और वजह से, तो उनके नाम उस जो चुनाव सूची है उसमें लिस्ट हो सके, सूचीबद्ध हो सके। बेसिकली इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। और इसके साथ साथ जो भारत की सीमाओं की बाउंड्री तोड़ करके, बाउंड्री से छुप छुपा करके जो भारत में विदेशी नागरिक एंटर कराते हैं, घुसपैठिए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर वो रियल में भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भारत से बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाए। बेसिकली ये है हमारी सरकार का या चुनाव आयोग का एक जो है प्रोग्राम एसआईआर। अब इसी में बहुत सारे विपक्षी दलों की में हाहाकार मचा हुआ है और उनके हाहाकार की वजह यह है कि समवेयर, मैं विपक्षी दलों का ही नहीं कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा करेक्ट ये करना चाहूंगा, हो सकता है इसमें सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता रहे हों जो अपने मतलब के वोटर्स को कहीं बाहर से भी बुला लेते हों। तो सवाल इस बात का है कि वोटर्स जो भारत का है वो रियल वोटर है, भारत का ही नागरिक है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने इसको आधार कार्ड को नागरिकता का आधार मान लिया। जो भारत सरकार द्वारा एक आधार कार्ड बनाया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको यूआईडी नंबर है, वो बेसिकली ये पहचान तो बताता है कि यू आर सो एंड सो। ये पहचान बताता है कि प्रेजेंटली यू आर रिजाइडिंग ऑन सो एंड सो एड्रेस, या आप यहां के रहने वाले हैं या यहां पर रहते हैं अमुक जगह पे। और उस आधार के बिहाफ पर आप पूरे भारत की विद इन इंडियन टेरिटरी, जो कि अंडर आर्टिकल 19 ये राइट भी देता है, लेकिन किसको देता है? भारत के नागरिकों को राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इसमें भारत के नागरिकों का ये राइट है कि वो पूरे भारत में कहीं भी रहें, कहीं भी बसे, कहीं भी अपनी शिक्षा दीक्षा ले, कहीं भी व्यापार करें। लेकिन ये यूआईडी नंबर जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड का होना और वोटिंग लिस्ट में वोटर्स के तौर पर उसका नाम होना, या उस किसी, अगर बच्चा जो है माइनर भी है, कोई व्यक्ति माइनर है तो भी भारत का नागरिक है। लेकिन वो नागरिक किस तरह से है कि भारत में उसके माता पिता, उसके पूर्वज भारत के रहे हों, या अगर उनमें से कोई बाहर का भी है तो कम से कम माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, देन वो भारत का नागरिक है, अदरवाइज भारत का नागरिक नहीं। अब यहां पर कुछ लोगों का मत यह है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, उसका घर है, तो वो भारत का नागरिक है। तो आधार कार्ड, चूंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार तो इस हद तक है कि किसी भी विदेशी नागरिक का आधार कार्ड भी बन जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, इवन देन पाकिस्तान से घुसपैठिए आ जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड बन जाता है, इवन देन बांग्लादेश से आ जाते हैं, अफगानिस्तान से आ जाते हैं, विदेशी नागरिक भी आ जाते हैं, और यहां तक कि आतंकवादियों के भी आधार कार्ड बन जाते हैं। और इसलिए आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। यह पूरे देश को समझना होगा कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार उसके मूल से है, उसके वंशज से है, पीढ़ी दर पीढ़ी से है, और साथ ही उसके वोटिंग लिस्ट से है। अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर कोई भारत में, भारत की सीमाओं को तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके भारत में आया है विदाउट वीजा, विदाउट वैलिड पासपोर्ट, तो इन दैन जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। वो उसको घुसपैठिया है और उसके साथ घुसपैठिए के जैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, और ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। और चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का या किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए चुनाव आयोग के मामले में। एसआईआर की प्रक्रिया में अब यह कहा जा रहा है कि भाई बीएलओ की सुसाइड हो रही है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। तो बीएलओ के सुसाइड से और एसआईआर से ये कनेक्शन समझ में नहीं आता है। कम से कम विपक्ष का सवाल सही होना चाहिए, क्वेश्चन तो सही करो। आप ये कह सकते थे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो आपने कर रहे हैं या सरकार कर रही है, चुनाव आयोग कर रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा इसमें समय और दिया जाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन एसआईआर को गलत कहना यह समझ में नहीं आता। एसआईआर से संविधान खतरे में पड़ जाता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। अब अगर एसआईआर करवाने से संविधान खतरे में पड़ जाता है, या किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति के जो है एनकाउंटर करने पर संविधान खतरे में पड़ जाता है, या किसी आतंकी को आतंकी कहना संविधान खतरे में पड़ जाता है। अब सवाल इस बात का है कि अभी हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, इन बहुत सारे नाम आए, और बहुत इनके यहां विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। अब अगर डॉक्टर मुजम्मिल का नाम ले दिया तो संविधान खतरे में चला गया। अरे भाई, जब उस आतंकवादी गतिविधि में, बम ब्लास्ट में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अगर शामिल ही यही हैं, तो डॉक्टर मुजम्मिल को डॉक्टर मुजम्मिल ना कहा जाए, डॉक्टर शाहीन को डॉक्टर शाहीन ना कहा जाए। अरे जो है उसको वही तो कहा जाएगा। तो यहां कैसे संविधान खतरे में आ जाता है? अगर स्टोन पेल्टर्स के अगेंस्ट सरकार या सेना कोई कार्रवाई करे
तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो संविधान खतरे में कब नहीं आता है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। क्या अगर डॉक्टर मुजम्मिल को कुछ और कहा जाए, संविधान खतरे में नहीं आएगा? आतंकवादी एक्ट को, जो टेररिस्ट एक्ट है, उसको टेररिस्ट एक्ट ना कहा जाए, तब संविधान खतरे में नहीं आएगा। अरे जो टेररिस्ट एक्ट है उसको टेररिस्ट एक्ट ही कहा जाएगा, जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट ही कहा जाएगा, जो उसका नाम है उसको उसी के नाम से बुलाया जाएगा, उसी के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहां संविधान कैसे खतरे में आ रहा है? लोकतंत्र की भी हत्या हो जाती है। 3 अक्टूबर 2025 को एफआईआर, चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके करीबियों के विरुद्ध, उनकी कंपनी यंग इंडियन के विरुद्ध हुई, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। बहुत सारी कंपनियों के विरुद्ध भारत में बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, इकोनॉमिक्स विंग्स के द्वारा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा, आर्थिक अपराध के द्वारा, ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा बहुत सारी जांच होती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तब जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन चूंकि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के विरुद्ध अगर ये सारे एविडेंस आर्थिक अपराध शाखा ने पाए और इनके विरुद्ध एक नई एफआईआर दर्ज कर दी, और वो भी एफआईआर भी किस उसमें दर्ज की, 403, 406 और 420, 120 बी आईपीसी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एफआईआर आर्थिक अपराध शाखा ने लिखी तो जरूर है, नई एफआईआर लिखी है, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा से भी एक बड़ी गलती हो गई है। और वो बड़ी गलती ये हो गई है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर 406, 420 एक ही टाइम में, एक ही एफआईआर में नहीं हो सकती हैं। ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं लग सकती हैं, और शायद इसका लाभ जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर आर्थिक अपराध शाखा से एक चूक हुई है। 406, 420 दोनों सेक्शन एक साथ नहीं लग सकते हैं। क्योंकि तो यहां पर लोकतंत्र खतरे में है। सवाल इस बात का है, जानना यह है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि ये यंग इंडिया जो कंपनी है, जिसकी स्थापना राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 2010 में की थी, और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अर्थात जनरल सेक्रेटरी, महासचिव थे, और उस समय यंग इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। और इस पूरे स्कैम में जो नेशनल हेराल्ड नामक जो इशू चल रहा है, उस नेशनल हेराल्ड नामक इशू में, केस में इनकी यंग इंडिया कंपनी पूरी तरह से संलिप्त है। इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर हुई है, एफआईआर में चार्जशीट हुई है, और अभी मामला चल रहा है। 19 दिसंबर को सुनवाई है, उससे पहले संसद में हंगामा शुरू है, और हंगामे का विषय बार बार वही है। हंगामा जो संसद में होना चाहिए, नए बिल पर होना चाहिए, किस तरह के बिल आने चाहिए, और आतंकवादी गतिविधियों से किस तरीके से भारत को और मजबूत किया जाए, सेना को और मजबूत किया जाए, देश की आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए जिससे देश में आर्थिक सुधार आए, लोग बेरोजगारी की समस्या से सुलझें, लोगों के साथ जो है शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इन समस्याओं पर अगर चर्चा होती तो मुझे लगता है कि संसद सत्र ये जो है सकारात्मक चल रहा होता। लेकिन चूंकि यहां पर एफआईआर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर हो गई है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
बीके सिंह। अपने सिविक कैंपस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक सड़क से लेकर के संसद तक चल रहे हंगामे से फिर है। हमारा टॉपिक है आज SIR FIR। SIR पर भी पूरे देश में सड़क से लेकर के संसद तक चर्चा छिड़ी हुई है। और दूसरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथियों के विरुद्ध न्यू 3 अक्टूबर 2025 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा दर्ज कराई गई FIR है। इन दोनों ही मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा बरपा हो रहा है, चर्चा भी छिड़ी हुई है। और समवेयर पूरे देश में समूचा विपक्ष एक सुर एक राय होकर के एक ही बात कह रहे हैं, संविधान खतरे में है। तो हमारा आज का जो चर्चा का विषय है, क्या सचमुच संविधान खतरे में है? क्या संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं उनके साथियों के विरुद्ध FIR हो गई है? या संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे देश भर में या देशव्यापी SIR की प्रक्रिया शुरू है? तो इन दोनों ही मुद्दों को हम ब्रीफ करना चाहेंगे। आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में संविधान खतरे में है या संविधान को बचाने का भरपूर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, या भारत के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिलाने का, भारत के नागरिकों को जो उनके मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को, उन मौलिक अधिकारों को दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो SIR बेसिकली, SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब पुनर्गहन परीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब, विशेष गहन पुनरीक्षण में सरकार या चुनाव आयोग ने ये तय किया कि हमें ये पता चलना चाहिए कि भारत का ओरिजिनल वोटर है कौन। हमें SIR के माध्यम से भारत के ओरिजिनल वोटर्स और उन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल करने हैं जिनके किसी वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या पॉलिटिकल परसिक्यूशंस की वजह से, किसी वजह से उनके नाम लिस्ट से अगर हटा दिए गए हैं, पॉलिटिकल द्वेष के चलते या किसी और वजह से, तो उनके नाम उस जो चुनाव सूची है उसमें लिस्ट हो सके, सूचीबद्ध हो सके। बेसिकली इसलिए SIR की प्रक्रिया की जा रही है। और इसके साथ साथ जो भारत की सीमाओं की बाउंड्री तोड़ करके, बाउंड्री से छुप छुपा करके जो भारत में विदेशी नागरिक एंटर कराते हैं, घुसपैठिए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर वो रियल में भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भारत से बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाए। बेसिकली ये है हमारी सरकार का या चुनाव आयोग का एक जो है प्रोग्राम SIR। अब इसी में बहुत सारे विपक्षी दलों में हाहाकार मचा हुआ है, और उनके हाहाकार की वजह यह है कि समवेयर, मैं विपक्षी दलों का ही नहीं कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा करेक्ट ये करना चाहूंगा, हो सकता है इसमें सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता रहे हों जो अपने मतलब के वोटर्स को कहीं बाहर से भी बुला लेते हों। तो सवाल इस बात का है कि वोटर्स जो भारत का है वो रियल वोटर है, भारत का ही नागरिक है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने इसको आधार कार्ड को नागरिकता का आधार मान लिया। जो भारत सरकार द्वारा
एक आधार कार्ड बनाया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको यूआईडी नंबर है, वो बेसिकली ये पहचान तो बताता है कि यू आर सो एंड सो, ये पहचान बताता है कि प्रेजेंटली यू आर रिजाइडिंग ऑन सो एंड सो एड्रेस, या आप यहां के रहने वाले हैं या यहां पर रहते हैं अमुक जगह पे, और उस आधार के बिहाफ पर आप पूरे भारत की विद इन इंडियन टेरिटरी, जो कि अंडर आर्टिकल 19 ये राइट भी देता है, लेकिन किसको देता है? भारत के नागरिकों को राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें भारत के नागरिकों का ये राइट है कि वो पूरे भारत में कहीं भी रहें, कहीं भी बसे, कहीं भी अपनी शिक्षा दीक्षा ले, कहीं भी व्यापार करें। लेकिन ये यूआईडी नंबर जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड का होना और वोटिंग लिस्ट में वोटर्स के तौर पर उसका नाम होना, या उस किसी, अगर बच्चा जो है माइनर भी है, कोई व्यक्ति माइनर है तो भी भारत का नागरिक है, लेकिन वो नागरिक किस तरह से है कि भारत में उसके माता पिता, उसके पूर्वज भारत के रहे हों, या अगर उनमें से कोई बाहर का भी है तो कम से कम माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, देन वो भारत का नागरिक है, अदरवाइज भारत का नागरिक नहीं। अब यहां पर कुछ लोगों का मत यह है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, उसका घर है, तो वो भारत का नागरिक है। तो आधार कार्ड, चूंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार तो इस हद तक है कि किसी भी विदेशी नागरिक का आधार कार्ड भी बन जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, इवन देन पाकिस्तान से घुसपैठिए आ जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड बन जाता है, इवन देन बांग्लादेश से आ जाते हैं, अफगानिस्तान से आ जाते हैं, विदेशी नागरिक भी आ जाते हैं, और यहां तक कि आतंकवादियों के भी आधार कार्ड बन जाते हैं। और इसलिए आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। ये पूरे देश को समझना होगा कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार उसके मूल से है, उसके वंशज से है, पीढ़ी दर पीढ़ी से है, और साथ ही उसके वोटिंग लिस्ट से है। अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर कोई भारत में, भारत की सीमाओं को तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके भारत में आया है विदाउट वीजा, विदाउट वैलिड पासपोर्ट, तो इन दैन जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, वो उसको घुसपैठिया है और उसके साथ घुसपैठिए के जैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, और ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। और चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का या किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए चुनाव आयोग के मामले में। एसआईआर की प्रक्रिया में अब यह कहा जा रहा है कि भाई बीएलओ की सुसाइड हो रही है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, तो बीएलओ के सुसाइड से और एसआईआर से ये कनेक्शन समझ में नहीं आता है। कम से कम विपक्ष का सवाल सही होना चाहिए, क्वेश्चन तो सही करो। आप ये कह सकते थे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो आपने कर रहे हैं या सरकार कर रही है, चुनाव आयोग कर रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा इसमें समय और दिया जाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन एसआईआर को गलत कहना ये समझ में नहीं आता। एसआईआर से संविधान खतरे में पड़ जाता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब अगर एसआईआर करवाने से संविधान खतरे में पड़ जाता है, या किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति के जो है एनकाउंटर करने पर संविधान खतरे में पड़ जाता है, या किसी आतंकी को आतंकी कहना संविधान खतरे में पड़ जाता है। अब सवाल इस बात का है
कि अभी हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, इन बहुत सारे नाम आए और बहुत इनके यहां विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। अब अगर डॉक्टर मुजम्मिल का नाम ले दिया तो संविधान खतरे में चला गया। अरे भाई, जब उस आतंकवादी गतिविधि में, बम ब्लास्ट में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अगर शामिल ही यही हैं तो डॉक्टर मुजम्मिल को डॉक्टर मुजम्मिल ना कहा जाए, डॉक्टर शाहीन को डॉक्टर शाहीन ना कहा जाए। अरे जो है उसको वही तो कहा जाएगा। तो यहां कैसे संविधान खतरे में आ जाता है? अगर स्टोन पेल्टर्स के अगेंस्ट सरकार या सेना कोई कार्रवाई करे तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो संविधान खतरे में कब नहीं आता है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। क्या अगर डॉक्टर मुजम्मिल को कुछ और कहा जाए, संविधान खतरे में नहीं आएगा? आतंकवादी एक्ट को, जो टेररिस्ट एक्ट है, उसको टेररिस्ट एक्ट ना कहा जाए तब संविधान खतरे में नहीं आएगा। अरे जो टेररिस्ट एक्ट है उसको टेररिस्ट एक्ट ही कहा जाएगा, जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट ही कहा जाएगा, जो उसका नाम है उसको उसी के नाम से बुलाया जाएगा, उसी के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहां संविधान कैसे खतरे में आ रहा है? लोकतंत्र की भी हत्या हो जाती है। 3 अक्टूबर 2025 को एफआईआर, चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके करीबियों के विरुद्ध, उनकी कंपनी यंग इंडियन के विरुद्ध हुई तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। बहुत सारी कंपनियों के विरुद्ध भारत में बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, इकोनॉमिक विंग्स के द्वारा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा, आर्थिक अपराध के द्वारा, ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा बहुत सारी जांच होती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तब जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन चूंकि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के विरुद्ध अगर ये सारे एविडेंस आर्थिक अपराध शाखा ने पाए और इनके विरुद्ध एक नई एफआईआर दर्ज कर दी, और वो भी एफआईआर भी किस उसमें दर्ज की, 403, 406 और 420, 120 बी आईपीसी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एफआईआर आर्थिक अपराध शाखा ने लिखी तो जरूर है, नई एफआईआर लिखी है, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा से भी एक बड़ी गलती हो गई है। और वो बड़ी गलती ये हो गई है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर 406, 420 एक ही टाइम में, एक ही एफआईआर में नहीं हो सकती हैं। ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं लग सकती हैं और शायद इसका लाभ जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर आर्थिक अपराध शाखा से एक चूक हुई है। 406, 420 दोनों सेक्शन एक साथ नहीं लग सकते हैं। क्योंकि तो यहां पर लोकतंत्र खतरे में है। सवाल इस बात का है, जानना यह है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि ये यंग इंडिया जो कंपनी है, जिसकी स्थापना राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 2010 में की थी, और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अर्थात जनरल सेक्रेटरी, महासचिव थे, और उस समय यंग इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। और इस पूरे स्कैम में जो नेशनल हेराल्ड नामक जो इशू चल रहा है, उस नेशनल हेराल्ड नामक इशू में, केस में इनकी यंग इंडिया कंपनी पूरी तरह से संलिप्त है। इनके इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर हुई है, एफआईआर में चार्जशीट हुई है और अभी मामला चल रहा है। 19 दिसंबर को सुनवाई है, उससे पहले संसद में हंगामा शुरू है। और हंगामे का विषय बार बार वही है, हंगामा जो संसद में होना चाहिए, नए बिल पर होना चाहिए, किस तरह के बिल आने चाहिए, और आतंकवादी गतिविधियों से किस तरीके से भारत को और मजबूत किया जाए, सेना को और मजबूत किया जाए, देश की आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए जिससे देश में आर्थिक सुधार आए, लोग बेरोजगारी की समस्या से सुलझें,
लोगों के साथ जो है शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इन समस्याओं पर अगर चर्चा होती तो मुझे लगता है कि संसद सत्र ये जो है सकारात्मक चल रहा होता। लेकिन चूंकि यहां पर एफआईआर राहुल गांधी सोनिया गांधी पर हो गई है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके सिंह। अपने सिविक कैंपस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक सड़क से लेकर के संसद तक चल रहे हंगामे से फिर है। हमारा टॉपिक है आज एसआईआर, एफआईआर। एसआईआर पर भी पूरे देश में सड़क से लेकर के संसद तक चर्चा छिड़ी हुई है। और दूसरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथियों के विरुद्ध न्यू 3 अक्टूबर 2025 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर है। इन दोनों ही मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा बरपा हो रहा है, चर्चा भी छिड़ी हुई है। और समवेयर पूरे देश में समूचा विपक्ष एक सुर, एक राय होकर के एक ही बात कह रहे हैं, संविधान खतरे में है। तो हमारा आज का जो चर्चा का विषय है, क्या सचमुच संविधान खतरे में है? क्या संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं उनके साथियों के विरुद्ध एफआईआर हो गई है? या संविधान इसलिए खतरे में आ गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे देश भर में या देशव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है? तो इन दोनों ही मुद्दों को हम ब्रीफ करना चाहेंगे। आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में संविधान खतरे में है या संविधान को बचाने का भरपूर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, या भारत के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार दिलाने का, भारत के नागरिकों को जो उनके मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को, उन मौलिक अधिकारों को दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के। तो एसआईआर बेसिकली, एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब पुनर्गहन परीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब, विशेष गहन पुनरीक्षण में सरकार या चुनाव आयोग ने ये तय किया कि हमें ये पता चलना चाहिए कि भारत का ओरिजिनल वोटर है कौन। हमें एसआईआर के माध्यम से भारत के ओरिजिनल वोटर्स और उन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल करने हैं जिनके किसी वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस की वजह से, किसी वजह से उनके नाम लिस्ट से अगर हटा दिए गए हैं, पॉलिटिकल द्वेष के चलते या किसी और वजह से, तो उनके नाम उस जो चुनाव सूची है उसमें लिस्ट हो सके, सूचीबद्ध हो सके। बेसिकली इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। और इसके साथ साथ जो भारत की सीमाओं की बाउंड्री तोड़ करके, बाउंड्री से छुप छुपा करके जो भारत में विदेशी नागरिक एंटर कराते हैं, घुसपैठिए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर वो रियल में भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भारत से बाहर निकालने का की प्रक्रिया की जाए। बेसिकली ये है हमारी सरकार का या चुनाव आयोग का एक जो है प्रोग्राम एसआईआर। अब इसी में बहुत सारे विपक्षी दलों की
में हाहाकार मचा हुआ है। और उनके हाहाकार की वजह यह है कि समवेयर, मैं विपक्षी दलों का ही नहीं कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा करेक्ट ये करना चाहूंगा, हो सकता है इसमें सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता रहे हों जो अपने मतलब के वोटर्स को कहीं बाहर से भी बुला लेते हों। तो सवाल इस बात का है कि वोटर्स जो भारत का है वो रियल वोटर है, भारत का ही नागरिक है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने इसको आधार कार्ड को नागरिकता का आधार मान लिया। जो भारत सरकार द्वारा एक आधार कार्ड बनाया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको यूआईडी नंबर है, वो बेसिकली ये पहचान तो बताता है कि यू आर सो एंड सो। ये पहचान बताता है कि प्रेजेंटली यू आर रिजाइडिंग ऑन सो एंड सो एड्रेस, या आप यहां के रहने वाले हैं या यहां पर रहते हैं अमुक जगह पे। और उस आधार के बिहाफ पर आप पूरे भारत की विद इन इंडियन टेरिटरी, जो कि अंडर आर्टिकल 19 ये राइट भी देता है, लेकिन किसको देता है? भारत के नागरिकों को राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें भारत के नागरिकों का ये राइट है कि वो पूरे भारत में कहीं भी रहे, कहीं भी बसे, कहीं भी अपनी शिक्षा दीक्षा ले, कहीं भी व्यापार करें। लेकिन ये यूआईडी नंबर जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड का होना और वोटिंग लिस्ट में वोटर्स के तौर पर उसका नाम होना, या उस किसी, अगर बच्चा जो है माइनर भी है, कोई व्यक्ति माइनर है तो भी भारत का नागरिक है। लेकिन वो नागरिक किस तरह से है कि भारत में उसके माता पिता, उसके पूर्वज भारत के रहे हों, या अगर उनमें से कोई बाहर का भी है तो कम से कम माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, देन वो भारत का नागरिक है, अदरवाइज भारत का नागरिक नहीं। अब यहां पर कुछ लोगों का मत यह है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, उसका घर है, तो वो भारत का नागरिक है। तो आधार कार्ड, चूंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार तो इस हद तक है कि किसी भी विदेशी नागरिक का आधार कार्ड भी बन जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, इवन देन पाकिस्तान से घुसपैठिए आ जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड बन जाता है, इवन देन बांग्लादेश से आ जाते हैं, अफगानिस्तान से आ जाते हैं, विदेशी नागरिक भी आ जाते हैं, और यहां तक कि आतंकवादियों के भी आधार कार्ड बन जाते हैं। और इसलिए आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। यह पूरे देश को समझना होगा कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिकता का आधार उसके मूल से है, उसके वंशज से है, पीढ़ी दर पीढ़ी से है, और साथ ही उसके वोटिंग लिस्ट से है। अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर कोई भारत में, भारत की सीमाओं को तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके भारत में आया है विदाउट वीजा, विदाउट वैलिड पासपोर्ट, तो इन दैन जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। वो उसको घुसपैठिया है और उसके साथ घुसपैठिए के जैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, और ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, अनुच्छेद 324 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। और चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का या किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए चुनाव आयोग के मामले में। एसआईआर की प्रक्रिया में अब यह कहा जा रहा है कि भाई बीएलओ की सुसाइड हो रही है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, तो बीएलओ के सुसाइड से और एसआईआर से ये कनेक्शन समझ में नहीं आता है। कम से कम विपक्ष का सवाल सही होना चाहिए, क्वेश्चन तो सही करो। आप ये कह सकते थे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो आपने कर रहे हैं या सरकार कर रही है, चुनाव आयोग कर रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं,
तो इस प्रक्रिया को थोड़ा इसमें समय और दिया जाए, वो बात समझ में आती है। लेकिन एसआईआर को गलत कहना ये समझ में नहीं आता। एसआईआर से संविधान खतरे में पड़ जाता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब अगर एसआईआर करवाने से संविधान खतरे में पड़ जाता है या किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति के जो है एनकाउंटर करने पर संविधान खतरे में पड़ जाता है या किसी आतंकी को आतंकी कहना संविधान खतरे में पड़ जाता है। अब सवाल इस बात का है कि अभी हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, इन बहुत सारे नाम आए और बहुत इनके यहां विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। अब अगर डॉक्टर मुजम्मिल का नाम ले दिया तो संविधान खतरे में चला गया। अरे भाई, जब उस आतंकवादी गतिविधि में बम ब्लास्ट में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अगर शामिल ही यही हैं तो डॉक्टर मुजम्मिल को डॉक्टर मुजम्मिल ना कहा जाए, डॉक्टर शाहीन को डॉक्टर शाहीन ना कहा जाए। अरे जो है उसको वही तो कहा जाएगा। तो यहां कैसे संविधान खतरे में आ जाता है? अगर स्टोन पेल्टर्स के अगेंस्ट सरकार या सेना कोई कार्रवाई करे तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो संविधान खतरे में कब नहीं आता है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। क्या अगर डॉक्टर मुजम्मिल को कुछ और कहा जाए संविधान खतरे में नहीं आएगा? आतंकवादी एक्ट को, जो टेररिस्ट एक्ट है, उसको टेररिस्ट एक्ट ना कहा जाए तब संविधान खतरे में नहीं आएगा। अरे जो टेररिस्ट एक्ट है उसको टेररिस्ट एक्ट ही कहा जाएगा, जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट ही कहा जाएगा, जो उसका नाम है उसको उसी के नाम से बुलाया जाएगा, उसी के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहां संविधान कैसे खतरे में आ रहा है? लोकतंत्र की भी हत्या हो जाती है। 3 अक्टूबर 2025 को एफआईआर, चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके करीबियों के विरुद्ध, उनकी कंपनी यंग इंडियन के विरुद्ध हुई तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। बहुत सारी कंपनियों के विरुद्ध भारत में बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, इकोनॉमिक विंग्स के द्वारा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा, आर्थिक अपराध के द्वारा, ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा बहुत सारी जांच होती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तब जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन चूंकि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के विरुद्ध अगर ये सारे एविडेंस आर्थिक अपराध शाखा ने पाए और इनके विरुद्ध एक नई एफआईआर दर्ज कर दी, और वो भी एफआईआर भी किस उसमें दर्ज की 403, 406 और 420, 120 बी आईपीसी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एफआईआर आर्थिक अपराध शाखा ने लिखी तो जरूर है, नई एफआईआर लिखी है, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा से भी एक बड़ी गलती हो गई है। और वो बड़ी गलती ये हो गई है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर 406, 420 एक ही टाइम में एक ही एफआईआर में नहीं हो सकती हैं। ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं लग सकती हैं और शायद इसका लाभ जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर आर्थिक अपराध शाखा से एक चूक हुई है। 406, 420 दोनों सेक्शन एक साथ नहीं लग सकते हैं। क्योंकि तो यहां पर लोकतंत्र खतरे में है। सवाल इस बात का है, जानना यह है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि ये यंग इंडिया जो कंपनी है, जिसकी स्थापना राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 2010 में की थी, और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अर्थात जनरल सेक्रेटरी, महासचिव थे, और उस समय यंग इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। और इस पूरे स्कैम में जो नेशनल हेराल्ड नामक जो इशू चल रहा है, उस नेशनल हेराल्ड नामक इशू में, केस में
इनकी यंग इंडिया कंपनी पूरी तरह से संदिग्ध है। इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। एफआईआर में चार्जशीट हुई है और अभी मामला चल रहा है। 19 दिसंबर को सुनवाई है। उससे पहले संसद में हंगामा शुरू है और हंगामे का विषय बार बार वही है। हंगामा जो संसद में होना चाहिए, नए बिल पर होना चाहिए, किस तरह के बिल आने चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों से किस तरीके से भारत को और मजबूत किया जाए, सेना को और मजबूत किया जाए, देश की आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए जिससे देश में आर्थिक सुधार आए, लोग बेरोजगारी की समस्या से सुलझें, लोगों के साथ जो है शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इन समस्याओं पर अगर चर्चा होती तो मुझे लगता है कि संसद सत्र ये जो है सकारात्मक चल रहा होता। लेकिन चूंकि यहां पर एफआईआर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर हो गई है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।